हेलो, आप सभी लोग कैसे हो। ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो सारे हैं वो करवा दूँगी, तो होप सो यू विल लाइक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है पेशेंट का और लोवेस्ट होता है इवनिंग में। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इस फीवर को? तो ये होएगा इनवर्स फीवर, मतलब कि डे वाले टाइम में हाईएस्ट होता है और इवनिंग वाले टाइम में लोवेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड द रेक्टल टेम्परेचर इन एडल्ट क्लाइंट? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में ये हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ये ओरल टेम्परेचर है। अगर रेक्टल और एक्सिलरी की बात करें तो इसमें +1 ऐड होगा, इसमें -1 होगा, और ऐसे ही इसमें +0.6 डिग्री सेल्सियस ऐड होगा और -0.6 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये होएगा हमारा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हो जाएगा 97.6 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे इसका माइनस करेंगे तो आप देख लेना। उसके बाद है द नंबर ऑफ फिंगर टू बी यूज्ड वाइल चेकिंग द पल्स। पल्स को चेक करने के लिए कितने नंबर ऑफ फिंगर्स यूज़ होते हैं? 3 हम फिंगर्स को यूज़ करते हैं, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। इन 3 से हम पल्स को चेक करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द राइट प्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप टू चेक एपिकल पल्स? राइट प्लेसमेंट क्या है स्टेथोस्कोप की हमें एपिकल पल्स को चेक करने के लिए? एपिकल पल्स पता है कहाँ पे होती है? बाइकप्सिर वॉल के नीचे होती है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसको हम बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, इसको हम बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। इसका जो 4th रिब है और 5th रिब, उसके यहाँ पे हमारा एपिकल पल्स प्रेजेंट होती है। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम एपिकल पल्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। एपिकल पल्स को हम चेक करते हैं स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम एरिया है जिससे हम चेक करते हैं, ठीक है। कौन से एरिया में होता है? हार्ट की जो मिट्रल वॉल होती है ना, बाइकप्सिर वॉल, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर टू टेक द रीडिंग इज। सबसे रिलायबल मेथड कौन सा है बॉडी टेम्परेचर हमें एक्यूरेट, जिससे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, वो कौन सा है? वो रेक्टल टेम्परेचर है, ठीक है। एनुअल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर फ्रॉम विच साइट? कोर बॉडी टेम्परेचर हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं? टेम्पोरल, मतलब कि कान में हम ओटोस्कोप लगाते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं टेम्परेचर। ओटोस्कोप तो ईयर्स को चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरिया रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर? हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन का कौन सा एरिया रेगुलेट करता है? तो हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है वो रिले सेंटर होता है, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये क्या क्या काम करता है? ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर को रेगुलेट करता है, और थर्स्ट, भूख प्यास को भी ये रेगुलेट करता है। रिले का मतलब यह है कि इसमें हमारा जो भी हमें टच होता है, स्मेल होता है,
या फिर हम सुनते हैं, जो भी हमारा सेंसरी है वो ब्रेन के पास जाएगा थैलेमस के पार्ट में, और फिर वो आगे उससे मूवमेंट करवाएगा, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट जो आपने पढ़ा होगा। बट इसमें एक जो है एक्सेप्ट स्मेल इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है ये चीज़ें होम्योस्टेसिस इंटरनल बैलेंस को रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड और मिल्क रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। मतलब नर्स को कितना टाइम हमें वेट करना चाहिए, ओरल टेम्परेचर लेना है उसे, बट पेशेंट ने कोल्ड मिल्क पिया है, तो नर्स कितने टाइम बाद टेम्परेचर मेज़र करेगी। तो वो नर्स 20 से 30 मिनट के बाद टेम्परेचर को मेज़र करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इज। इनके बीच में नॉर्मल रेशियो कितना होता है। आपको पता है बीपी नॉर्मल कितना होता है 120/80, ठीक है। और पल्स प्रेशर क्या होता है, बीपी होता है 120/80, पल्स प्रेशर होता है, ये सिस्टोलिक बीपी होता है, ये डायस्टोलिक बीपी होता है। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसमें हम 120 माइनस 80 ये आ जाएगा 40। तो इसमें हमें रेशियो पूछी है, ठीक है। तो इसमें रेशियो पूछी है हमें सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर की। तो ये कट करेंगे तो हमारी रेशियो इतनी आ जाएगी 3:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पोजिशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव करेक्ट मेजरमेंट। इन विच पोजिशन बीपी मेजरमेंट, जब हम बीपी का मेजर करते हैं तो कौन सी पोजीशन हमें पेशेंट को देनी है। सिटिंग पोजीशन एंड आर्म इज इन लेवल ऑफ हार्ट। पेशेंट को हमें चेयर पे बिठाना है, आर्म जो होती है वो हमारे टेबल पे रखेंगे, जो कि हार्ट जितना हार्ट है उसके लेवल पे होगी, ना ही ऊपर होगी ना ही नीचे होगी। लेग्स भी हमारे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, पेशेंट ने कुछ खाया नहीं होना चाहिए, और 5 मिनट पहले तो पेशेंट को आराम से बिठा के रखेंगे ताकि बीपी जो हो जाए नॉर्मल हो जाए, फिर हम बीपी को मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a cuff that is narrow will provide what type of reading for the patient BP? A cuff is too narrow. अगर कफ बहुत ज़्यादा पतला नैरो है, छोटा है, एंड विल प्रोवाइड what type of reading to the patient BP, तो वो बीपी को फॉल्स रीडिंग मतलब कि हाई रीडिंग प्रोवाइड करवाएगा। अगर कफ ज़्यादा बड़ा होता तो वो लो रीडिंग प्रोवाइड करता, और अगर छोटा है तो वो हाई रीडिंग प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। फॉर टाइंग द बीपी apparatus cuff while measuring blood pressure it should be placed। हम बीपी apparatus को बांध रहे हैं उसके कफ को, तो उसका मतलब हमें उसे कैसे बांधना है। तो इसमें ये बोला है कि 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए हमारा बीपी कफ, विथ ट्यूबिंग प्लेस मीडियली, ठीक है। जो उसकी ट्यूब निकलती है वो हमारी मिडल लाइन में होनी चाहिए, और जो कफ है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। एट द एज ऑफ 1 ईयर द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, 1 साल के बच्चे की नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होगी 26/30 ब्रीथ पर मिनट। इसका भी मैं बता दूंगी आपको। जो और बच्चा एकदम न्यूबॉर्न होता है तो उसकी 40 से 60 रेस्पिरेशन रेट होती है, और जो नॉर्मल एडल्ट की होती है वो हमारी होती है 16 to 20 बीट्स पर मिनट। सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग ऑफ 20 सेकेंड इज़ नोन एज। अगर 20 सेकेंड तक हमारी ब्रीथ जो है वो रुक रही है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे एपनिया। सीजेशन मतलब स्टॉप हो जाना। अगला क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन ब्रेन के किस पार्ट में लोकेटेड होता है? तो इसका आंसर है मेडुला ओब्लंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ये मेडुला ओब्लंगेटा है, हिंड ब्रेन का पार्ट है ये मेडुला ओब्लंगेटा, ब्रेन स्टेम का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन इज डिस्क्राइब एज। चीनी स्टॉक रेस्पिरेशन किसको डिस्क्राइब करती है? इसको पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन। इसका कुछ ऐसा डायग्राम है। चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन ऐसी होती है जिसमें ये है हाइपर वेंटिलेशन और ये है एपनिया और फिर हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, तो periods of apnea and hyperventilation is known as Chinese stroke respiration। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 12 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रेडिप्निया और 20 से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे टेकिप्निया। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन्हें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस का टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 36 से 37 डिग्री सेल्सियस को भी हम नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। बट अगर 36 से कम होगा तो हम उसे कोल्ड स्ट्रेस बोलेंगे, कोल्ड स्ट्रेस में आ जाता है वो टेम्परेचर। ऐसे ही आगे है 37 से 40 भी नॉर्मल, बट 41 से 40 के बाद वाले टेम्परेचर को हम हीट स्ट्रोक टेम्परेचर में काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकल एंड कोल्ड एप्लीकेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी बाय। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ बॉडी, मतलब अगर हमने कोई भी कोल्ड एप्लीकेशन लगाई है बॉडी पे जो कि हीट को कैसे, उस मेथड को क्या बोलेंगे जब वो हीट ट्रांसफ़र होएगी। अगर हम कोई कोल्ड चीज़ अप्लाई करेंगे बॉडी पे उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। सीडेक्स सॉल्यूशन शुड बी चेंज एवरी। सीडेक्स सॉल्यूशन कितने दिन बाद चेंज होना चाहिए? 14 डेज़ में। ये हमारा हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ये वो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्टेंट द बेड लाइनर ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसकी जो बेड शीट है जिस पे वो लेटा था उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे? तो इसमें आएगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और ऐसे एक क्वेश्चन और होएगा कि एंडोस्कोप्स जो हम यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होगी? तो उसमें आएगा ग्लूटर एल्डिहाइड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द बेस्ट वे टू ट्रीट liquid waste such as blood, urine and hospital sewages। बेस्ट वे कौन सा है ट्रीट करने के लिए लिक्विड वेस्ट, जैसे कि हमारा ब्लड, खून, यूरिन या फिर हॉस्पिटल के जितने सीवेज हैं उसको ट्रीट करने के लिए? तो केमिकल डिसइंफेक्शन ही बेस्ट वे है। नॉर्मल डिसइंफेक्शन से तो कुछ नहीं होगा, हमें केमिकल यूज़ करना पड़ेगा इनको ट्रीट करने के लिए। Next question is, which disinfectant used disinfectant to HIV patient bed sheet and liner। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, याद कर लो। HIV पेशेंट्स के कुछ भी डिसइंफेक्टेंट करना है तो हमें सोडियम हाइपोक्लोराइट ही यूज़ करना होगा। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिसमें हम सारे
पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्पोर्स हो गया या कितने भी छोटे से छोटा पार्टिकल ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या चीज़, कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसे हम बोलेंगे डिसइंफेक्शन। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि डिजीज़ कोज कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट हो तो उनको किल करना, उसे हम डिसइंफेक्शन बोलेंगे। पर इससे भी एक मोस्ट अच्छा वो है, उसे हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन जो है वो सारे के सारे स्पोर्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हर एक चीज़ को क्लीन कर देता है, किल कर देता है, उसे हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ये सिर्फ डिजीज़ जो कोज करेगा उस वाले ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, बट ये हर एक पार्टिकल जो होगा ऑर्गेनिज्म नॉन, ठीक है, उन सबको ही क्लीन करेगा। स्टेरिलाइजेशन इज द बेस्ट मेथड देन डिसइंफेक्शन। Immediate disinfection of all contaminated articles during the course of diseases. Immediate disinfection of all contaminated articles during the course of disease. एक पेशेंट एडमिट है, उस दौरान उसके हमें कंटेमिनेट्स करना है, जैसे कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स हो जाते हैं उसको हमें डिसइंफेक्टेंट कैसे करना है? तो कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन को यूज़ करेंगे हम। मतलब कि वो पेशेंट एडमिट है, उस टाइम पे जो डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं उसे हम कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन बोलेंगे। पेशेंट जब तक है उस टाइम पे ही डिसइंफेक्शन करना। विच इज़ द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनीमिया? बेस्ट सुटेबल पोजीशन क्या होती है? एनीमा क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे जो रेक्टम है उसमें एक लिक्विड को इंसर्ट किया जाता है, जिससे हमारा जो बोवल है, इंटेस्टाइन या सारा कुछ बोवल क्लियर हो सके, इसलिए हम एनीमा देते हैं। हम मेडिकेशन भी दे सकते हैं एनीमा के थ्रू, ठीक है। इसमें जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। पोजीशन है जिसमें पेशेंट अपने लेफ़्ट साइड लेटेगा और एनीमा दिया जाएगा इसको। इसी पोजीशन को हम सिम्स पोजीशन भी बोलते हैं। द टेक्निक विच इज़ यूज टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज़ नोन एज। ऐसी टेक्निक जिससे हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे बैरियर नर्सिंग। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है उसे हम क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। तो हम बैरियर नर्सिंग मतलब हम कर्टेंस लगा सकते हैं दोनों पेशेंट्स के बीच में, और 6 फीट का डिफरेंस होना चाहिए दोनों पेशेंट के बीच में, ताकि इन्फेक्शन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड। अगर एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में रह रहा है, रुका है, स्टे किया है उसने, बट उसे अब उससे ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, पहले से भी ज़्यादा, तो उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे? उसे हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे, जो कि हमारा हॉस्पिटल में हो जाता है। द मोस्ट पॉजिटिव एजेंट ऑफ UTI इज, वैसे जो हमारा UTI होता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यही सबसे ज़्यादा होता है हमारा हॉस्पिटल में, क्योंकि वॉशरूम वगैरह गंदे होते हैं, पेशेंट्स यूज़ करते हैं और ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इन्होंने पूछा कि जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है UTI का वो कौन है? ई कोलाई। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसे लर्न कर लेना। What is the best way to prevent the hospital acquired infection? बेस्ट वे क्या है? हम हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन हमें हो जाता है उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हो ना हमें? तो हम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बाय द केयर गिवर्स विद सोप एंड वाटर। जैसे पेशेंट का कोई कंटेमिनेटेड सामान है और हम उसको हम टच हो गया और उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए हम हैंड वॉश करेंगे।
सोप से और वाटर से, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन होने से। द स्क्रब नर्स इज़ आल्सो नोन एज, स्क्रब नर्स को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे बॉस ऑफ स्टेराइल फील्ड। जो ओटी में नर्स होती है, जो डॉक्टर्स के साथ सर्जरी के टाइम पे होती है, जो कि मेंटेन करती है स्टेराइल फील्ड, मतलब कि कोई चीज़ कंटेमिनेटेड ना हो, सब कुछ वो स्क्रब नर्स ध्यान रखती है। नेक्स्ट इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ ओटी इज, आइडियल टेम्परेचर ओटी का है 23 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी इज दिस। ये नॉर्मल टेम्परेचर, ये कोल्ड टेम्परेचर में हम ओटी में कोल्ड टेम्परेचर होता है ताकि ऑर्गेनिजम्स ना ग्रो करें। विच गैस इज कॉमनली यूज इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम कौन सी गैस को यूज़ करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो पेट की सर्जरी होती है, इसमें हम CO2 को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन को हम क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो इनफ्लेमेबल गैस है, वो आग लगा सकती है, आग मतलब आग को जल्दी कैच करती है, बट ये नॉन इन्फ्लेमेबल होती है। और हम इसे जब यूज़ करेंगे तो हमें जो पेट के अंदर का जो भी सारा पार्ट है वो हमें अच्छे से दिखेगा और हम अपनी सर्जरी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट अ कॉटन स्वैब लेफ्ट इनसाइड द एब्डोमिनल सर्जरी, मतलब एक पेशेंट कॉटन स्वैब लेफ्ट इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, मतलब सर्जरी के बाद एक कॉटन स्वैब जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रह गया गलती से डॉक्टर से, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गोज़ीपिबोमा। और क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं टेक्सटिलोमा, क्योंकि एक कॉटन स्वैब जो है वो रह गया पेशेंट के पेट में, इसलिए हम इसे टेक्सटिलोमा बोलते हैं और गोज़ीपिबोमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थोटोडलिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, ऑर्थोटोडलिन टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्या डिटेक्ट करने के लिए, हम क्लोरीन को डिटेक्ट करने के लिए ऑर्थोटोलिन टेस्ट यूज़ करते हैं। मतलब एक अगर ट्यूब में येलो कलर शो होगा तो इसका मतलब कि क्लोरीन उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द पेशेंट शुड प्लेस इन विच पोजीशन विद हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, जैसे कि पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया और उसकी वजह से अब हार्ट में नहीं सप्लाई हो पा रही ब्लड की, और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में जिसकी वजह से पंप नहीं हो रहा ब्लड अच्छे से, तो उसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। और ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन उसमें देते हैं, ये पोजीशन है ट्रेंडेलेनबर्ग। इसमें इसमें पेशेंट का जो हेड है उसको नीचे रखते हैं और जो फीट है उसको ऊपर रखते हैं, ताकि जितना ब्लड सप्लाई है वो हार्ट में जाए और हार्ट पंप करे और सारे ऑर्गन्स में जो ब्लड अच्छे से सप्लाई हो, इसलिए हम ये पोजीशन देते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक में। नेक्स्ट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड ब्लड लॉस और बॉडी फ्लूइड इज नोन एज, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और फ्लूइड लॉस हो गया तो उस कंडीशन में हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा पेशेंट, जो ट्रॉमा पेशेंट में कौन सा टाइप का शॉक होता है, इसमें भी सेम है। ट्रॉमा मतलब कि उसे पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, चोट लगी हो जिसकी वजह से उसका खून बहुत बह गया हो, तो उसमें जो उसे शॉक होगा उसे बोलेंगे हम हाइपोवोलेमिक शॉक। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन बर्न पेशेंट में भी सेम यही होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है।
क्योंकि जो उसकी ब्लड वेसल तक भी जल जाती है, जिसकी वजह से उसका खून निकल जाता है, और ज़्यादा खून लॉस होने की वजह से उसे हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इज फास्ट स्टैंड फॉर। इस फास्ट का फुल फॉर्म क्या है? फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। ठीक है, एब्डोमिनल का सोनोग्राफी करना ट्रॉमा वाले पेशेंट में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज क्या है नर्सिंग प्रोसेस की? उसे हम बोलेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होते हैं। नर्सिंग प्रोसेस आप दिखा देती हूँ ऊपर आपको। ठीक है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग केयर प्लान के। असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। इसमें जो असेसमेंट होता है, इसमें जो नर्स है वो पेशेंट के सारे डाटा कलेक्ट करेगी। डाटा कलेक्ट करके उसे डायग्नोज मतलब देखेगी और देखेगी कि इसे क्या बीमारी है। तो उसमें आता है डायग्नोसिस, डाटा कलेक्शन में आता है असेसमेंट। उसके बाद वो प्लान करेगी, गोल्स बनाएगी कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे पेशेंट को। वो सारा इसमें आता है, मेडिकेशन वगैरह कैसे कौन कौन सी देनी है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करेगी, वो उसको देगी, वो चीज़ें उसको केयर करेगी उस पेशेंट की। उसके बाद लास्ट है सारा होने के बाद इवैल्यूएशन, मतलब जितनी उसने केयर करी है अब वो देखेगी कि पेशेंट रिकवर हुआ है, कितनी उसकी मतलब हेल्थ में रिकवरी हुई है, वो चीज़ इसमें आती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है असेसमेंट एनसीपी नर्सिंग केयर प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर स्टेप आर फॉलोड। तो हम कौन से स्टेप फॉलो करेंगे एब्डोमिनल असेसमेंट करने के लिए? इसमें इंस्पेक्शन, एस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। बाकी आपको बताती हूँ मैं। नॉर्मल हम कैसे करते हैं? हम पहले इंस्पेक्ट करते हैं, हम पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को। ये हम एब्डोमिनल में हम उल्टा करते हैं। बाकी अगर हमें और कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो हम उसको पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम उससे पाल्पेट करेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे। उसके बाद परकशन हम ऐसे उस ऑर्गन को ऐसे करके चेक करेंगे। फिर एस्कल्टेशन मतलब हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम उसको चेक करेंगे। तो ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन के जो स्टेप हैं वो ये हैं। बट एब्डोमिनल में उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर हमने पहले ही उसको पाल्पेट कर दिया है, कुछ कर दिया, तो हमें रीडिंग हमें सही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी वो सारी चीज़ें अल्टर हो जाएंगी पेट की, और जो पेन है वो भी अल्टर हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। इस वजह से हम पहले उसको इंस्पेक्ट करेंगे, फिर हम स्टेथोस्कोप की यूज़ करेंगे ताकि हम पेन वगैरह कुछ अपने आप मतलब होल्ड ना करें। फिर उसके बाद हम परकशन करेंगे एंड देन पाल्पेशन करेंगे। ठीक है, इसमें ये इसका दिया हुआ है वही जो मैंने बताया था। इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शुड बी फॉलो फर्स्ट स्टेप इज इंस्पेक्शन एंड लास्ट पाल्पेशन, बिकॉज पाल्पेशन एंड परकशन अल्टर द बोवल साउंड्स। हाँ, बोवल्स जो साउंड्स होते हैं उनको अल्टर कर देते हैं, इसलिए हम इसको पहले यूज़ करते हैं। तो गाइस यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये मेरी पहली वीडियो थी। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं और इसी चैनल पे जुड़े रहिएगा। मैं आपको और नर्सिस के ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाऊँगी। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।